दक्षिण अमेरिका में अमेज़न में पाए गए इन जल मार्गों और रास्तों के बारे में हाल ही में कुछ बेहद दिलचस्प सबूत सामने आए हैं, जो सिंचाई के लिए मानव द्वारा बनाए गए जलमार्गों और शहरी ग्रिड जैसी संरचनाओं के अलावा किसी और तरीके से नहीं बन सकते थे। हमें सिखाया जाता है कि अमेज़न में हाल तक शिकारी संग्रहकर्ताओं की आबादी बहुत कम थी, लेकिन यह धारणा अब गलत साबित हो गई है। एक नए अभियान दल ने जंगल में गहराई तक चुंबकीय विसंगतियों का पीछा किया और एक बंद कक्ष की खोज की। अंदर उन्हें साधारण औजार नहीं मिले। उन्हें हिमयुग के विलुप्त राक्षसों की पसलियां एक गिरजाघर की तरह सजी हुई मिली। मानक इतिहास की किताबों के अनुसार इस स्थल पर कार्बन डेटिंग करना असंभव है। असल में जिसने भी इस जगह का निर्माण किया था, उसके पास हजारों साल पहले की उन्नत इंजीनियरिंग कौशल थी और उसने एक ऐसा संदेश छोड़ा है जो मानव इतिहास की पूरी कहानी को बदल देता है। अदृश्य शहर का खुलासा। अमेज़न का क्षेत्रफल लगभग पूरे महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर है। फिर भी हमारे सभी उपग्रहों और आधुनिक तकनीक के बावजूद हमने अमेज़न के मैदान का उतना मानचित्रण नहीं किया है जितना हमने चंद्रमा की सतह का किया है। यह पृथ्वी का आखिरी बड़ा अनछुआ क्षेत्र है। एक सदी से भी अधिक समय से खोजकर्ता यहां खोए हुए शहरों को खोजने की कोशिश में लापता हो गए। जंगल इतनी तेजी से बढ़ता है कि कुछ ही वर्षों में एक पत्थर के मंदिर को भी निगल सकता है। लेकिन बात यह है कि अब हमें खंडहरों को खोजने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत नहीं है। हमारे पास लिडार नाम की तकनीक है। लिडार को प्रकाश के लिए सोनार की तरह समझें। एक विमान पेड़ों के ऊपर से उड़ता है और जमीन पर अरबों लेजर किरणें छोड़ता है। इनमें से अधिकांश पत्तियों से टकराती हैं, लेकिन कुछ पत्तियों के बीच की खाली जगह से होकर मिट्टी पर वापस लौट आती हैं। कंप्यूटर डेटा से पेड़ों को हटा देता है और अचानक जमीन ऐसे दिखाई देने लगती है मानो वहां जंगल था ही नहीं। 2019 में एला अलशमाही ने ब्राजील और कोलंबिया के बीच एक दूरस्थ सीमा क्षेत्र में सर्वेक्षण का नेतृत्व किया। यह क्षेत्र निर्जन वन्य क्षेत्र माना जाता था, लेकिन जब डेटा वापस आया तो प्रयोगशाला में सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर बेतरतीब पहाड़ियां नहीं दिख रही थीं, उस पर रेखाएं दिख रही थीं, मीलों तक फैली एकदम सीधी रेखाएं। प्रकृति सीधी रेखाएं नहीं बनाती। स्कैन में सड़कें, ऊंचे चबूतरे और चौकोर मैदान दिखाई दिए। यह बेलों के नीचे छिपी एक सुनियोजित शहरी ग्रिड की तरह लग रहा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात नक्शे के केंद्र में थी। चूना पत्थर की एक पहाड़ी की तलहटी में लेजर डेटा ने एक बिल्कुल अंडाकार आकृति दिखाई। यह कोई गड्ढा नहीं था। इस चट्टान का घनत्व इसके आसपास की हर चीज से अलग था। यह एक विशाल दरवाजे की तरह दिख रहा था जो जमकर बंद हो गया हो। एला को एहसास हुआ कि यह महज एक बस्ती नहीं थी, यह एक किला था। इसका विशाल आकार देखकर मन दहला देने वाला था। मानचित्रित क्षेत्र 30 वर्ग मील में फैला हुआ था। इतने बड़े शहर को चलाने के लिए व्यापक कृषि, व्यापार और इंजीनियरिंग की आवश्यकता होती है। प्रचलित इतिहास के अनुसार उस समय अमेज़न में रहने वाले लोग छोटे खानाबदोश कबीले थे। इस स्कैन ने साबित कर दिया कि वे गलत थे। लेकिन बात और भी अजीब हो जाती है। लिडार से पता चला कि पहाड़ी की चोटी में जाने वाला रास्ता मिट्टी से ढका नहीं था। वह खुली चट्टान थी, लेकिन उसमें मौजूद रासायनिक संकेतों से पता चलता है कि वह अत्यधिक तापमान तक गर्म हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने या किसी चीज ने चट्टान को पिघलाकर उसे सील कर दिया हो। टीम जानती थी कि वे सिर्फ स्क्रीन को देखते नहीं रह सकते, उन्हें वहां जाना ही होगा। लेकिन जंगल अपना प्रतिरोध दिखाता है। यह स्थान निकटतम सड़क से सैकड़ों मील दूर था, एक ऐसे क्षेत्र में जो भयंकर तूफानों
और दुर्गम भूभाग के लिए जाना जाता था। डॉ एला ने एक अभियान का आयोजन किया, इस विश्वास के साथ कि वह एक खोए हुए शहर को खोजने जा रही हैं। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह शहर तो बस एक शुरुआत थी। असली रहस्य तो उस पहाड़ी की गहराई में छिपा था और वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक ऐसे भूभाग से होकर गुजरना पड़ता जो समय के नियमों को भी चुनौती देता था। पहाड़ी की चोटी तक की यात्रा ने पहला असंभव सुराग उजागर किया, विलुप्त हो चुके जीवों के साथ घूमना। टीम ने हैकिंग के जरिए उस जगह तक पहुंचने का रास्ता बनाया। इसमें कई सप्ताह लग जाते हैं। जब वे अंततः पहाड़ी की तलहटी तक पहुंचते हैं तो उन्हें तुरंत दरवाजा नहीं मिलता, उन्हें कुछ और ही मिलता है। वे चट्टान की सतह से काई साफ करने लगते हैं और अचानक सहायकों में से एक चिल्ला उठता है, चट्टान धूसर नहीं है, यह लाल है। उन्हें एक भित्ति चित्र मिला था, लेकिन यह महज कुछ हाथों के निशान नहीं थे। यह प्राचीन काल की सिस्टिन चैपल थी। यह पेंटिंग चट्टान पर लगभग 100 फीट तक फैली हुई थी और इसमें दिखाए गए विवरण भयावह रूप से सटीक थे। यहीं से चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। इन चित्रों में जगुआर या बंदर नहीं दिखाए गए थे। इनमें उन जानवरों को दर्शाया गया था जो 12,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। इनमें मैस्टोडॉन के चित्र भी थे जो हाथी के रिश्तेदार थे और हिमयुग के अंत में विलुप्त हो गए थे। वहां विशालकाय स्लॉथ थे। अब जब मैं विशालकाय स्लॉथ कहूं तो पेड़ों पर आज दिखने वाले प्यारे छोटे स्लॉथों के बारे में मत सोचिए। ये जीव मिनीवैन जितने बड़े थे और अपने पिछले पैरों पर खड़े होने पर 12 फीट ऊंचे थे। उनके पंजे इंसान की बांह जितने लंबे थे। दीवार पर इन जानवरों की चित्रकारी का एक ही मतलब था, कलाकारों ने उन्हें जीवित देखा था। इससे पता चलता है कि यह स्थल कम से कम 12,600 साल पुराना है। यह इस क्षेत्र में किसी भी उन्नत सभ्यता के अस्तित्व की अनुमानित आयु से हजारों साल पुराना है। लेकिन यह सिर्फ पत्थर पर उकेरा गया प्रकृति का वृत्तचित्र नहीं था। रंग विश्लेषण से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पेंट में इस्तेमाल किया गया लाल गेरू स्थानीय मिट्टी से नहीं आया था। इसकी रासायनिक संरचना 400 मील से अधिक दूर पाए जाने वाले खनिज भंडारों से मेल खाती थी। जरा सोचिए, 12,000 साल पहले ये लोग सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, वे यात्रा कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे और विशिष्ट कलात्मक सामग्रियों को आधे महाद्वीप में फैला रहे थे। इसके लिए प्राचीन मिस्र के स्तर की संगठनात्मक क्षमता की आवश्यकता होती है। लेकिन यह घटना अमेज़न के घने जंगलों के बीचों बीच घटी। हालांकि डॉ एला ने भित्तिचित्र में कुछ विचलित करने वाली बात देखी। जानवर वहां खड़े नहीं थे, वे भाग रहे थे। सभी आकृतियां घबराहट की स्थिति में एक विशेष दिशा से भागती हुई दिखाई दे रही थीं। और उस अफरा तफरी के बीचों बीच एक अजीब से चिन्ह के नीचे एक मानव आकृति खड़ी थी। वह चिन्ह टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से घिरे एक वृत्त जैसा लग रहा था, मानो आकाश में आग का एक घेरा हो। आकृति के बगल में कुछ बिंदु एक विशेष पैटर्न में व्यवस्थित थे। टीम में शामिल एक खगोल शास्त्री ने महसूस किया कि यह कोई सजावट नहीं थी, यह एक तारामंडल का नक्शा था। लेकिन तारे उन स्थितियों में नहीं थे जो हम आज देखते हैं। ये चित्र ठीक वैसे ही रात्रि आकाश को दर्शाते थे जैसा कि ईसा पूर्व 10,800 वर्ष पहले दिखता था। यह यंगर ड्रायस काल का अंत था, एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर अचानक और भीषण जलवायु परिवर्तन हुआ था। तापमान पहले गिरा, फिर तेजी से बढ़ा, बर्फ की चोटियां पिघल गईं, समुद्र का स्तर बढ़ गया। यह भित्तिचित्र उस आपदा का एक अभिलेख था। इसे बनाने वाले लोग सिर्फ चित्र नहीं बना रहे थे, वे एक चेतावनी छोड़ रहे थे। वे हमें बता रहे थे कि दुनिया का अंत पहले भी एक बार हो चुका है और रास्ता सीधे उस बंद अंडाकार दरवाजे की ओर जाता है जिसे लिडार ने देखा था।
टीम चट्टान के आधार का पीछा करते हुए तब तक आगे बढ़ी जब तक उन्हें वह मिल नहीं गया। दरवाजा चट्टान का एक ऐसा हिस्सा था जो बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक चिकना था और उस पर कैल्साइट नामक एक हल्के खनिज की परत चढ़ी हुई थी। यह फ्लोस्टोन जैसा दिखता था, लेकिन उससे कहीं अधिक कठोर था। और अब असली बात तो यह है, जब वे सील के करीब पहुंचे तो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में गड़बड़ी शुरू हो गई। कंपास की सुइयां घूमने लगीं और सील बंद दरवाजे की ओर इशारा करने लगीं। टाइम कैप्सूल खोलते हुए कंपास की सुई का तेजी से घूमना आमतौर पर एक ही बात का संकेत होता है, यानी आसपास भारी मात्रा में चुंबकीय पदार्थ या धातुएं मौजूद होना। लेकिन यह तो चूना पत्थर की एक पहाड़ी थी। चूना पत्थर चुंबकीय नहीं होता। टीम ने कैल्साइट की दीवार में कमजोर बिंदु का पता लगाने के लिए स्कैनर लगाए। कंपन मापों से पता चला कि चट्टान ठोस नहीं थी, उसके पीछे एक खोखली जगह थी, बहुत बड़ी खोखली जगह। एला ने ड्रिल करने का आदेश दिया। उन्होंने हीरे की नोक वाले बिट्स का इस्तेमाल किया और 1 घंटे में छेद करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इसमें 3 दिन लग गए। खनिज सील अविश्वसनीय रूप से घनी थी और उसमें किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल किया गया था जिससे औजारों की धार कुंद हो गई थी। आखिरकार ड्रिल मशीन टूट गई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक फुफकार, दबाव वाली हवा छेद से बाहर निकली। सील बंद कब्रों में ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन यह हवा अलग थी। इसमें सड़न या गलने की गंध नहीं थी, उसमें धातु जैसी गंध आ रही थी, जैसे ओजोन और गीले लोहे की। यह सदियों से एक बोतल में बंद तूफान की गंध थी। उन्होंने छेद को इतना चौड़ा किया कि उसमें से निकल सकें। तुम एला सबसे पहले गईं। वह अंधेरे में उतरी। उनकी हेडलाइट धूल को चीरती हुई आगे बढ़ी। सबसे पहले उनकी नजर फर्श पर पड़ी। गुफा का फर्श खुरदरा नहीं था, वह पक्का था। हिमयुग की एक बंद गुफा के अंदर एक चिकना समतल फर्श था। लेकिन बात और भी चौंकाने वाली है। जमीन काली, कार्बन से भरपूर मिट्टी की बनी थी। विशेषज्ञ इसे टेरा प्रेटा कहते हैं। यह अमेज़न में पाई जाने वाली एक कृत्रिम अति मिट्टी है। इसे अत्यधिक उपजाऊ बनाने के लिए तैयार किया गया है और यह कभी खत्म नहीं होती। हम अभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाए हैं कि इसे इतना परिपूर्ण कैसे बनाया गया। गुफा के अंदर इसका मिलना इस बात का संकेत था कि यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी, यह एक कृत्रिम बंकर था। जैसे ही बाकी टीम अंदर उतरी, उन्हें उस जगह की विशालता का एहसास हुआ। छत उनके ऊपर 30 फीट ऊंची मेहराबदार थी। दीवारें बेसाल्ट के खंभों से मजबूत की गई थीं, जो एक कठोर ज्वालामुखी चट्टान है जिसे मीलों दूर से लाना पड़ा था। यह वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था। इसे पहाड़ के भार को रोकने के लिए बनाया गया था। वे पक्के रास्ते पर चलते हुए और अंदर तक गए। हवा भारी थी, वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। न चमगादड़ थे, न कीड़े मकोड़े। प्राचीन मिट्टी पर उनके जूतों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। फिर रास्ता एक केंद्रीय कक्ष में जाकर खुला और वहां उन्होंने जो देखा उसके सामने लिडार से हुई खोज फीकी पड़ गई थी। दीवारों के किनारे हड्डियां बिछी हुई थीं, लेकिन वे कब्रिस्तान की तरह ढेर नहीं लगी थीं। उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखा गया था। 6 फीट से अधिक लंबी विशाल घुमावदार पसलियों को फर्श में पूर्ण चापों में जड़ा गया था, जिससे एक प्रकार की पसली पिंजरे जैसी सुरंग बन गई थी। ये वही पसलियां थीं जो उन्होंने बाहर भित्तिचित्र में देखी थीं, विशालकाय मैस्टोडॉन की। गुफा के निर्माणकर्ताओं ने इन्हीं हड्डियों का उपयोग करके गुफा के अंदर एक संरचना बनाई थी। यह किसी मंदिर या पवित्र स्थान जैसा लग रहा था।
इन कई टन वजनी हड्डियों को गुफा में खींच कर लाना और उन्हें स्थापित करना कितना कठिन काम रहा होगा, यह सोचकर आश्चर्य होता है। लेकिन क्यों? एक बंद पहाड़ के अंदर हड्डियों का गिरजाघर क्यों बनाया गया? एला कमरे के बीचों बीच आ गईं। वहां एक गोलाकार गड्ढा था, एक तालाब जैसा। वह एक काले तरल से भरा हुआ था जो बिल्कुल स्थिर था। वह देखने में काले दर्पण जैसा लग रहा था। जब उसने उस पर रोशनी डाली तो प्रतिबिंब सही नहीं लग रहा था। तरल पदार्थ गाढ़ा और चिपचिपा था। तालाब में मौजूद तरल पदार्थ पानी नहीं था। यह बिल्कुल ही अलग बात थी। टक्कर की गूंज सुनाई दी। टीम सावधानीपूर्वक काले कुंड की ओर बढ़ी। अमेज़न में रुके हुए पानी का मतलब आमतौर पर परजीवी और बीमारियां होती हैं, लेकिन यह पानी रोगाणु रहित था। उन्होंने इसका एक नमूना लिया। यह न तो तेल था और न ही गंदा पानी। फील्ड टेस्ट से पता चला कि यह धात्विक समस्थानिकों और कोयले से अत्यधिक संतृप्त पानी था। यह लगभग एक तरल परिरक्षक जैसा था और यह कारगर साबित हुआ। उस गाढ़े काले तरल में बीज तैर रहे थे। जीवाश्म बीज नहीं, संरक्षित जैविक सामग्री। टीम में मौजूद वनस्पति विज्ञानी लगभग बेहोश हो गए। ये उन पौधों के बीज थे जो 10,000 साल से भी पहले विलुप्त हो गए थे। वहां ताड़ और औषधीय पौधों की ऐसी प्रजातियां थीं जो आधुनिक अमेज़न में नहीं पाई जाती। इससे सब कुछ बदल जाता है। वह गुफा मनुष्यों की कब्रगाह नहीं थी, यह एक नाव थी। बनाने वालों को आने वाली आपदा का आभास था। भित्ति चित्र में आकाश में दिखाई देने वाली चीज। उन्हें पता था कि बाहर के पौधे मरने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एक बंकर बनाया। काले तरल और टेरा प्रेटा का उपयोग करके एक रोगाणु मुक्त वातावरण तैयार किया और उन्होंने अपनी दुनिया के बीज बाद में दोबारा बोने के लिए सहेज कर रखे थे, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। टीम को दीवारों पर मोम से सील किए हुए जार मिले। अंदर उन्हें और बीज, सूखे कंद और उस युग की फसलों के डीएनए नमूने मिले। यह एक प्रलयकालीन तिजोरी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी आज नॉर्वे में है, लेकिन इसका निर्माण 12,000 साल पहले हुआ था। यह साबित करता है कि इन प्राचीन लोगों को जीव विज्ञान, संरक्षण और दीर्घकालिक योजना की ऐसी समझ थी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे केवल दिन प्रतिदिन जीवित रहने के लिए ही नहीं बने थे। वे सदियों बाद अपनी सभ्यता के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। लेकिन गुफा में एक आखिरी रहस्य छिपा था। पिछली दीवार, वह मोटी कालिख की परत से ढका हुआ था। यह कालिख किसी अलाव से नहीं, बल्कि एक तीव्र विस्फोट से उत्पन्न हुई थी। कालिख में सूक्ष्म कांच के कण जड़े हुए थे, जिन्हें माइक्रोस्फेरुल्स कहा जाता है। ये नन्हे कांच के मोती तभी बनते हैं जब किसी खगोलीय टक्कर या परमाणु विस्फोट से चट्टान पिघल जाती है। एला को सच्चाई का पता चला। यंगर ड्रायस इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार लगभग 12,800 साल पहले एक धूमकेतु का टुकड़ा पृथ्वी से टकराया था, जिससे भीषण आग लगी और अचानक बर्फ जम गई। दीवार पर मौजूद सूक्ष्म कणों ने इस सिद्धांत की सत्यता को सिद्ध कर दिया। टक्कर से उत्पन्न आघात तरंग अवश्य ही यहां तक पहुंची होगी। ऊष्मा इतनी तीव्र थी कि उसने बाहर की चट्टान को पिघला दिया, जिससे गुफा पूरी तरह बंद हो गई। इस तिजोरी को बनाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुए। वे फंस गए थे, या शायद उन्होंने अंदर रखी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इसे अंदर से सील कर दिया था, इस उम्मीद में कि भविष्य में कोई इसे खोज लेगा। हड्डियों की संरचना, तारों का नक्शा, बीजों का भंडार, यह सब एक संदेश था। वे अपनी दुनिया के मूलभूत तत्वों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। टीम ने बाहर जिस चुंबकीय विसंगति का पता लगाया, वह बेसाल्ट के स्तंभों से आ रही थी। वे अत्यधिक चुंबकित थे, संभवतः
किसी खगोलीय टक्कर के दौरान आए तीव्र विद्युत तूफानों के कारण। गुफा में मौजूद हर चीज उस दिन का भौतिक प्रमाण थी जब दुनिया लगभग समाप्त हो गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात वह थी जो उन्हें तालाब के किनारे मिली। रहस्यमय काले तालाब के किनारे पर टीम को कुछ ऐसा मिला जो वहां नहीं होना चाहिए था। यह औजारों का एक सेट था। वे चिकने, नुकीले और काले थे। वे ज्वालामुखी कांच, ऑब्सीडियन से बने थे। समस्या यही है, अमेज़न में ऑब्सीडियन नहीं पाया जाता। वहां की भूविज्ञान इसकी अनुमति नहीं देती। इस तरह का ज्वालामुखीय कांच खोजने के लिए आपको एंडीज पर्वतमाला की यात्रा करनी होगी। यह पृथ्वी के सबसे दुर्गम भूभागों में से कुछ को पार करते हुए हजारों मील की यात्रा है। यहां ऑब्सीडियन मिलना सहारा रेगिस्तान में ध्रुवीय भालू मिलने जैसा है। यह बिल्कुल मेल नहीं खाता। इससे एक बहुत बड़ी बात की पुष्टि हुई। इससे यह साबित हुआ कि एक व्यापार नेटवर्क मौजूद था जो पूरे महाद्वीप में फैला हुआ था। हम कुछ गिने चुने लोगों के बीच किसी रास्ते पर चलने की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसे विशाल व्यापारिक राजमार्ग की बात कर रहे हैं जो भारी कच्चे माल को असंभव दूरी तक पहुंचाता था। लेकिन उन्होंने इसे कैसे पहुंचाया? यहीं से हमारा पहला अटपटा सिद्धांत शुरू होता है। कुछ कट्टरपंथी शोधकर्ता इन ऑब्सीडियन ब्लॉकों के आकार और पहियों के निशानों की कमी को देखते हुए एक क्रांतिकारी सुझाव देते हैं। वे ध्वनि उत्तोलन की बात करते हैं। एंडीज पर्वतमाला में पुजारियों के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं जो तुरही या मंत्रोच्चार से निकलने वाली विशिष्ट आवृत्तियों जैसी ध्वनि का उपयोग करके भारी चट्टानों को हल्का कर सकते थे। आज हम जानते हैं कि प्रयोगशाला में ध्वनि तरंगों से पानी की छोटी बूंदों को उत्तोलित किया जा सकता है। क्या इन प्राचीन लोगों ने उस तकनीक को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का तरीका खोज निकाला था? क्या उन्होंने इन औजारों को पहाड़ों के पार पहुंचाया था? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन औजारों की उत्तम स्थिति को देखकर आश्चर्य होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये औजार खुद नहीं थे, बल्कि जिस तरह से ये पाए गए वह सबसे डरावनी बात थी। वे सब बड़े करीने से एकदम समानांतर रखे हुए थे। एक छेनी यहां, एक हथौड़ा वहां। यह बिल्कुल एक कार्यशाला जैसा लग रहा था जहां से कोई कारीगर दोपहर के भोजन के लिए कुछ देर के लिए बाहर गया हो। आपको उम्मीद थी कि वे किसी भी क्षण वापस आ जाएंगे, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। गुफा में कोई शव नहीं था। हमने जमीन का मुआयना किया, हमने कोनों की जांच की, हमने कब्रों की तलाश की, कुछ नहीं। यही वो बात है जो विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ा देती है। अगर यह गुफा किसी प्रलय से बचने के लिए बनाया गया बंकर था, तो लोग कहां हैं? अगर उनकी मौत यहीं हुई तो उनकी हड्डियां कहां हैं? अगर वे चले गए तो उन्होंने अपने सबसे कीमती औजार इतनी सावधानी से क्यों रखे? टॉइन, एला के पास एक सिद्धांत है, लेकिन यह थोड़ा जटिल है। उनका मानना है कि गुफा उनके लिए नहीं थी, यह हमारे लिए थी। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे जाते हैं। वे शवों की अनुपस्थिति और दीवारों में विद्युत चुंबकीय विसंगतियों का अध्ययन करते हैं और चरण परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तावित करते हैं। क्या होगा यदि वे मरे ही न हों? क्या होगा यदि वे पैदल न गए हों? क्वांटम भौतिक विज्ञानी हमें बताते हैं कि हमारे आयाम के ठीक ऊपर अन्य आयाम भी मौजूद हैं। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि इस उन्नत तकनीक वाली संस्कृति ने अपने भौतिक शरीरों को उच्च आवृत्ति पर कंपन करने का एक तरीका खोज लिया था। जब प्रलय आया, जब आकाश आग से भर गया और बाढ़ आई, तो वे भागे नहीं, वे बस स्थानांतरित हो गए। वे एक समानांतर वास्तविकता में चले गए, अपने भौतिक उपकरणों को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि उन्हें अब पदार्थ की आवश्यकता नहीं थी। यह किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन लगभग हर प्राचीन संस्कृति में हमें तारों के लोगों या आकाश के देवताओं के पल भर में प्रकाश की एक चमक में गायब हो जाने की कहानियां मिलती हैं।
शायद वे तारों में नहीं गए, शायद वे अभी भी यहीं हैं, बस हमारी आंखों से अदृश्य हैं। चलिए एक पल के लिए वास्तविकता पर लौटते हैं, या कम से कम भूविज्ञान पर। डॉ एला का मानना है कि वे जानते थे कि वे आने वाली भीषण आपदा से शारीरिक रूप से बच नहीं पाएंगे। जलवायु बहुत तेजी से बदल रही थी। यंगर ड्रायस युग की महाविघटन घटना ने रातों रात पृथ्वी को ठंडा कर दिया था। विशालकाय जीव जंतु, जो उनका मुख्य भोजन स्रोत थे, सामूहिक विलुप्तिकरण में मारे जा रहे थे। उन्हें आने वाले खतरे का आभास हो गया था। वे जानते थे कि उनका समय समाप्त हो चुका है, इसलिए उन्होंने अपने अंतिम प्रयास एक ही लक्ष्य पर केंद्रित किए, अपनी सभ्यता के मूल कोड को संरक्षित करना। उन्होंने गुफा को सील कर दिया। उन्होंने जानवरों के बीजों और डीएनए रिकॉर्ड को पृथ्वी के अंदर सुरक्षित रूप से रख दिया। उन्होंने विकिरण को रोकने के लिए चुंबकीय चट्टान और तापमान को स्थिर रखने के लिए रासायनिक पूल से इसकी रक्षा की। फिर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, यह एक रहस्य है। शायद वे कड़ाके की ठंड में बाहर निकल गए और मर गए, शायद वे पृथ्वी के भीतरी भाग में चले गए। यह एक और अजीबोगरीब सिद्धांत है जो तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। अमेज़न के कई आदिवासी कबीले चींटी जैसे लोगों या अंतर्देशीय लोगों की बात करते हैं, जो जमीन के बहुत नीचे विशाल गुफाओं में रहते हैं। क्या यह सभ्यता भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए सतह पर हिमयुग से बचने के लिए भूपर्पटी के और भी गहरे हिस्सों में चली गई थी? अगर लाइडार की तकनीक सही है और इन स्थलों को सैकड़ों मील तक जोड़ने वाली सुरंगें मौजूद हैं, तो संभव है कि उन्होंने कोई बंकर न बनाया हो। उन्होंने एक ऐसी भूमिगत दुनिया का द्वार बनाया जिसका नक्शा भी हमने अभी तक नहीं बनाया है। उनका क्या हुआ यह तो पता नहीं, लेकिन इस खोज ने हमें इतिहास की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। हमें मानव इतिहास का पहला अध्याय मिटाकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। हम पहले मानते थे कि सभ्यता की शुरुआत मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक में लगभग 6000 साल पहले हुई थी। हमें बताया गया था कि उससे पहले हम केवल शिकारी संग्रहकर्ता थे जो पत्थरों को आपस में रगड़कर भोजन बनाते थे। लेकिन अमेज़न में स्थित यह स्थल साबित करता है कि सुमेर या बेबीलोन से हजारों साल पहले भी अत्यंत जटिल समाज मौजूद थे। उनके पास भूविज्ञान का ज्ञान था। वे रसायन विज्ञान को इतनी अच्छी तरह समझते थे कि उन्होंने वह संरक्षण तालाब बना लिया। उनकी कृषि ऐसी थी कि उसके सामने हमारी कृषि आदिम लगती है। और उनके पास खगोल विज्ञान था जो ब्रह्मांडीय चक्रों की भविष्यवाणी कर सकता था। उन्हें एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ा जिससे हम आज भी असुरक्षित हैं, यानी पृथ्वी की जलवायु में अचानक और हिंसक परिवर्तन। इससे मात्र संस्कृति का सिद्धांत सामने आता है। वर्षों से लोग अटलांटिस के बारे में फुसफुसाते रहे हैं, न कि जलपरियों वाले किसी जादुई जलपरी नगरी के रूप में, बल्कि हिमयुग के दौरान अस्तित्व में रही एक वास्तविक वैश्विक समुद्री सभ्यता के रूप में। क्या अमेज़न उस लुप्त साम्राज्य की एक बस्ती हो सकती है? ऑब्सीडियन औजारों पर बने चिह्न तुर्की के गोबेकली टेपे में पाए गए चिन्हों से मेल खाते हैं। ये चिह्न इंडोनेशिया में पाए गए चिन्हों से भी मेल खाते हैं। यह कैसे संभव है जब तक कि कोई वैश्विक संस्कृति न रही हो जो जहाजों या हवाई यात्रा से जुड़ी हो? जी हां, हवाई यात्रा से। कलाकृतियों में सोने के छोटे छोटे आभूषण हैं जो देखने में हवाई जहाज, वायुगतिकीय पंख और ऊर्ध्वाधर स्टेबलाइजर जैसे लगते हैं। पुरातत्वविद इन्हें जूमोर्फिक कीट कहते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी एक को पवन सुरंग में रखा जाए तो यह उत्प्लावन बल उत्पन्न करता है। यदि इन लोगों के पास उड़ने की क्षमता थी तो खोया हुआ शहर केवल सोने का शहर नहीं था। यह एक वैश्विक नेटवर्क का केंद्र था। यह ज्ञान का शहर था।
असली खजाना तो हीरे जवाहरात नहीं थे। असली खजाना तो इस बात का सबूत था कि मानवता का उत्थान और पतन हमारी सोच से कहीं अधिक बार हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि अमेज़न में और भी प्रलयकारी तिजोरियां छिपी हुई हैं? या यह इतिहास की महज एक घटना थी? इससे मन में यह सवाल उठता है कि हम अपने अतीत के बारे में वास्तव में कितना जानते हैं। नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। और अगर आपको यह गहन शोध पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। आगे हम जो खुलासा करेंगे उसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।